जो हुकूमती जमातें होती हैं सबको, सब वोटर्स को पता है कि ये फंड सूबाई हुकूमत ने देने हैं। प्रेशर नहीं है, आपकी जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन की वो अपने जो है मार्क को टच नहीं कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कल केपी के बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा मार्का हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि हुक्मरान जमात को बड़ी अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। यकीनन ये खुद हैरान कुन रहा हुकूमत के लिए, लेकिन अब हुकूमत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और शौकत यूसुफजई ने तो उसका महंगाई को जिम्मेदार करार दिया। अलबत्ता वो ये भी कहते हैं कि 3-4 माह में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन शायद केपी के अवाम जो हमेशा उसको वोट देते हैं जो उनके लिए कुछ करके दिखाता है, वो इस बात को नहीं मानते। तो ज़रा रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं और फिर ज़रा इस पर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। तो JUI जो कि 64 में से 19 तहसीलों में सबसे आगे है, खासकर बड़ी सीट जो कि मेयर पेशावर की सीट है उसमें भी JUI के ही उम्मीदवार आगे हैं। पहले ज़रा बता दूं कि मेयर पेशावर की बड़ी सीट थी, उसमें मुकाबला किस किस के दरमियान था, जिसमें PTI के रजवान बंगश थे, PP से अरबान ज़िक्र खान थे, JUI से हाजी ज़ुबैर अली थे और ANP से थे शेर रहमान साहब। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि JUI के तकरीबन हाजी ज़ुबैर अली जिन्होंने सबकत हासिल की है, बन्नू जहाँ के सिटी मेयर के इंतखाब पर JUI के ही इरफानुल्लाह रानी ने बरतरी हासिल की और मर्दान सिटी मेयर के इंतखाब में ANP के मायतुल्लाह का पलड़ा भारी रहा है। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो सिर्फ एक तहसील कौंसिल की नशिस्त जहाँ पर कामयाबी हासिल की सवाबी से मुस्लिम लीग नून ने, और जमात इस्लामी का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। अलबत्ता अवामी नेशनल पार्टी ने मर्दान में मैदान मारा और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसने भी सीटें हासिल की, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जिनकी बड़ी सीटें हैं, यानी कि अगर 15 तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं तहसीलों में सबकत, तो 12 में आज़ाद उम्मीदवारों को हासिल हुई हैं। इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बरतरी हासिल हुई है। जमात इस्लामी 3, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान 2-2 तहसीलों में आगे रही है। ये कुछ पोजीशन है और जाहिर है अब जो ये पोजीशन बनी है, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ जिस तरह हम कल भी बात करते ट्रांसमिशन में कि ज़िमनी इंतखाब हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात हो, इसमें जब हुक्मरान जमात को शिकस्त हासिल होती है तो उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं 2023 में। क्या होगा, बड़ा वोट था, काफ़ी साल हुकूमत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में। केपी जैसा सूबा जहाँ के अवाम आप पे भरोसा नहीं कर रहे, तो फिर ये सोचने की बात है कि अब आप करेंगी क्या, क्या होगा, कहाँ होगा आपका वोट बैंक। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान, मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, शौकत साहब आपको भी हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया। और कराची स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़, उनका हम तजिया लेंगे इस केपी इलेक्शन पे, क्या हुआ क्या है ये अचानक। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें, तमाम हज़रात का शुक्रिया। लेकिन ज़रा ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी शिकस्त हुई तो वजह तो उनको पता है, सिर्फ महंगाई ही वजह है या फिर क्या जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी ने तो शदीद धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने से लेकर टप्पे लगाने तक के इल्ज़ाम हुक्मरान जमात पे लगा दिए। तो हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शौकत बसरा साहब, आप कहते हैं कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बिल्कुल महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन केपी एक बड़ा आप लोगों के यहाँ पर वोट बैंक था। अच्छा, रिकनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ बसरा साहब, तो जब तक हम ज़रा बात कर लेते हैं हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आमिर हसन साहब, आप लोग बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्होंने ना सिर्फ अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, टप्पे लगाए, जाली बोगस वोट कास्ट किए गए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पीपल्स पार्टी क्यों नज़र नहीं आई, आपके जो इब्तदाई पोल के रिजल्ट आ रहे थे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशावर के अंदर भी सबसे आगे थी और दूसरी बहुत सारी शहरों और तहसीलों के अंदर भी। लेकिन अभी भी बहरहाल हमने डेरा इस्माइल खान और पेशावर की एक तहसील के अंदर फतह हासिल की है और अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बात कि असल में खतरा जब हमारा 30 नवंबर का जलसा हुआ पेशावर में तो हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से महसूस किया, और दूसरा इस हुकूमत को अगर कोई खतरा है तो वो कौमी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसलिए उसने अपने धांधली के मंसूबे को कुछ इस तरह अमल दरामद किया है
कि उन्होंने एक ऐसी जमात जो कौमी जमात की हैसियत नहीं रखती, JUI, बहरहाल उनको KPK के कुछ एरियाज में या उधर होती है, तो उन्होंने ऐसी जमात के लिए तो शायद पुल नहीं बांधा या बंद नहीं बांधा उसके आगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के आगे बंद बांधने की कोशिश की गई है। तो हमने बड़ी इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज भी करवाई, फॉर्म 45 बिल्कुल नहीं मिला, और ये सबूतों के साथ हम चीज लेके गए हैं, क्योंकि मेयर पेशावर का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात तक जीत रही थी। जितने भी गैर जानिबदार इदारों के रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें पीपल्स पार्टी आ गई। अच्छा आमिर हसन साहब, आप लोग रिजल्ट्स पे भी कह रहे हैं कि अभी इतना लेट आ रहे हैं इंतखाबी नताइज, उस पर भी आपने सवालिया निशान उठाया, फॉर्म 45 पे भी, फिर आप ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन भी लेकर चले गए प्रिजाइडिंग अफसरान का, तो नताइज को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? अभी पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है नताइज को? देखिए नताइज तो आपके सामने है, हुक्मरान तो बुरे तरीके से उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन अब उन्होंने किया ये है कि कोई ऐसी जमात जो मुस्तकबिल में या अगले जनरल इलेक्शंस के अंदर उनके लिए खतरा बन सकती है। क्योंकि अगर चले हम सीधी बात करते हैं, यही एक और था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर पिछले इंतखाबात में PTI ने ले लिया। अब PTI शिकस्त खाती है तो पीपल्स पार्टी का वोटर वापस आता है और पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती है। अब इस चीज से खौफजदा लोगों ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि पीपल्स पार्टी का रास्ता किस तरह रोकना है। तो इंतखाबात के नताइज को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारा इलेक्शन सेल भी देख रहा है और हम बड़ा विजिलेंटली इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन एक बात आपको बताते जाएं कि हुकूमत इबरतनाक शिकस्त इस चीज को वाजे करती है कि तहरीक इंसाफ का वही हश्र होने जा रहा है जो किंग्स पार्टी का हुआ था। अच्छा, की हो भले वो ज़िया की हो, अब ये किंग्स पार्टी खत्म होने जा रही है। चलें, आपने किंग्स पार्टी से जोड़ दिया है, जरा मैं बसरा साहब से पूछ लूं। बसरा साहब, आमिर हसन साहब कह रहे हैं वही हश्र होगा जो किंग्स पार्टी का हुआ था, वैसे हुआ क्या है आप लोगों के साथ KP में? लेकिन ये पहली बात तो बड़ी अलार्मिंग बात है जो आप कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी हुकूमत होते हुए हम बल्दियाती इलेक्शन हारे हैं और जिन सीटों पे हारे हैं उसकी डेफिनेटली बात यही है कि बहुत बड़ा आंसर जो महंगाई का इशू है उसने किया है। सही है। और कोई मैं फिर कह रहा हूँ, आमिर मेरे भाई हैं, मेरे ख्याल में यह रवायत रह गई है कि जब तक ये जीत नहीं जाएंगे और ये काउंसलर नहीं बन जाएंगे, मेयर नहीं बन जाएंगे, MNA MP वजीर नहीं बन जाएंगे, उस वक्त तक ये नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इसकी जो मामलात हैं, जो इलेक्शन की हारने की वजूहत हैं, हम पार्टी को सीरियसली इस पे बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर KP में। सर आज आप ये बात कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, बाकी वुज़रा भी तमाम तर महंगाई को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। जब हम महंगाई के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते थे तो आप हम पर गुस्सा करते थे, आप ये कहते थे कि आप पूरी पिक्चर दिखाएं, पूरी पिक्चर दिखाएं, आप लोग आधी आधी मालूमात क्यों देते हैं? आज उसी महंगाई को आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम हारे हैं बल्दियाती इलेक्शन। समझिए, मैंने तो हमेशा कभी आपको माने मैं बाकी किसी को जिम्मेदार नहीं हूँ, हमेशा ये बात कही है कि ये जो महंगाई है बहुत बड़ा इशू है, इसका नीचे टिकरलों तक नहीं पहुंच रहा और उसका आज देखें कि KP में जो हमारी बेस है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया है। तो सीरियसली जितनी भी इश्यूज हैं उनको 1 by 1 डिस्कस करने की जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि एक किसी भी पार्टी के लिए अच्छा, वैसे टाइम नहीं है इतना सोचने का आप लोगों के पास, क्योंकि अगला साल जो है वो इलेक्शन कैंपेन का साल है, फिर 2023 के जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। ये जो महंगाई, अगर आप वाकई अभी समझ गए हैं ना कि महंगाई असल वजह है, तो उस पर काबू पाने के लिए अभी तक आप लोगों की कोई पॉलिसीज नजर नहीं आती हैं। खैर बस साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, जरा राना साहब की जानिब जाते हैं। राना साहब, ज़रा मुस्लिम लीग नून खुश भी है, गो के आप लोगों के पास भी कोई खास तो नहीं आई हैं तहसीलें, आप लोग भी कोई खास तहसीलों से नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खुश हैं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन आ जाए तो ज्यादा खुशी होती है, तो शायद आप लोग ज्यादा खुशियां उस बात की मना रहे हैं। देखिए, बड़ा मानी खेज रिजल्ट है और इस वक्त PTI की फेडरल हुकूमत है और KPK में 9 साल तकरीबन अब PTI की हुकूमत है। पेशावर की अगर बात करें तो 3 MNA, 6 MPs, 4 वजीर पेशावर से हैं और इसके बावजूद जो है पेशावर जो है PTI ने हार लिया। अली मोहम्मद की तहसील अली मोहम्मद ने हार ली, वजीर हैं। अली अमीन गंदापुर ने अपनी तहसील हार ली,
स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर ने अपनी तहसील हार ली। और ये देखें, ये होता नहीं है। जो हुकूमती जमातें होती हैं, सब वोटर्स को पता है कि ये फंड सूबाई हुकूमत ने देने हैं, इनके फंड देने से हमारी ये लोकल बॉडीज चलेगी। लेकिन ये जानते हुए पीटीआई को रद्द किया गया। और वो कहते हैं, इंग्लिश का मुहावरा, इट इज रिटन ऑन द वॉल। खानेवाल और अब ये केपी का, और इससे पहले जितने भी ज़िमनी इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि अवाम अपना बार बार फैसला सुना रही है और दबंग तरीके से सुना रही है। और ये इसको कहते हैं द विंड्स आर चेंजिंग। अब हवा का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है, और इसके अंदर जितने मर्जी इनके वुज़रा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो मर्जी बयानात दें। अच्छा, ये हवाओं के रुख की बड़ी बात की जाती है राना साहब, बिल्डअप हो रहा है, ये हवाओं के रुख चेंज होते हैं कि अब इसको लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, तो हवाएं आप लोगों की तरफ चल रही हैं। मैं समझता हूँ हवाओं के रुख से मेरा कोई कतन ये मकसद नहीं है कि कोई खुफिया कोई चीज़ ऐसी, लेकिन अवाम के दिल जो हैं उनके अंदर से पीटीआई निकल चुकी है। अच्छा। और लोग जो हैं वो जान चुके हैं कि ये एक बहरूपिया पार्टी है। अच्छा। जिसने बहुत बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन वो सारे फ्रॉड नारे थे। और अब अवाम अपना रद्द अमल दे रही है कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब इनके दावों से ये जरा पंजाब में भी अब देखना होगा, अगला इलेक्शन होगा, प्रोफेसर बन के मदीने की रियासत का। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी एक मरहला हुआ है सर केपी का। में पीटीआई को चलें, वो मैं आती हूँ, मैं पंजाब पे भी आऊंगी कि अभी तो पहला मरहला केपी का हुआ है, अभी दूसरा मरहला जनवरी में होना है, और मजीद भी यहाँ पर। अच्छा सुमैया, ये जो जी नहीं, अच्छा ये पॉइंट, जो ये वाला मरहला है, इन जो 17 जो अजला थे, इसमें तो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जो अगला है उसमें पीटीआई वीक है। बिल्कुल, तो उनमें जो कुछ होगा वो अब आप वो भी मैं अपना जुमला कंप्लीट ही कर रही थी कि आगे इलेक्शन है, उसके बाद फिर पंजाब के हैं, पंजाब पे मैं आऊंगी। लेकिन कारी उस्मान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं JUI पे से, उनको हम वेलकम कहें। कारी साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपको चुन लिया है, केपी के अवाम ने भरोसा किया है। अब आप लोग उनके भरोसे को कायम कैसे रखेंगे? और खासकर बड़ी नशिस्त है पेशावर के मेयर की। ये वो इलेक्शन होते हैं जो गली मोहल्लों के होते हैं, जब वो गली मोहल्लों के अवाम के मसाइल होंगे और वो आके क्या आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकेंगे और आप उस दस्तक का जवाब भी दे सकेंगे? जी उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो मुबारकबाद देने का। और दूसरी बात ये है कि वैसे चूंकि पिछले 3 साल और फिर 5 साल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तकरीबन 8-9 साल से जिस तरह अवाम को यरगमाल बनाया गया था और मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया गया था, तो अब तब्दीली का आगाज, असल तब्दीली का आगाज, और वो जो मंफी और जाली तब्दीली थी उसको अब जो है इंशाल्लाह समर्थन बुर्द किया जाएगा। और इनसे अब हिसाब का वक्त बहुत करीब आ गया है। हिसाब का वक्त करीब कैसे आ गया है, आप जरा मुझे बताएंगे कि अभी तो आपने बल्दियाती इलेक्शन जीता है, अभी बल्दियाती नुमाइंदों को सूबाई हुकूमत की मदद दरकार होती है, फिर आगे वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है? उससे पहले अवाम का एतमाद भी तो कायम रखना है। मोहतरमा, अभी तो आगाज है और बल्दियात में तो बिल्कुल लोगों की आवाज सामने आ गई है। तो अब आपको अल्लाह का रिजल्ट आपके इससे इसी तरह ही होगा। और अभी दूसरा मरहला है, जनवरी में जो इंतखाबात का दूसरा मरहला है, वहाँ से इनका सफाया हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपने फरमाया है कि क्या आप लोग डालेंगे। देखें, बात ये है कि जितने मसाइल को हम समझते हैं, हम जानते हैं, उस तरह इनको इस चीज का इदराक नहीं। और ये तो वैसे भी ऐसी मखलूक है कि इनका तो इस चीज से कोई वास्ता ही नहीं है। इनको तो कहीं नशा मिले तो वो काम करें, कहीं मनफी सोच मिले उसमें चले पड़े। इनका आवाम से क्या ताल्लुक है, अवामी मफाद से क्या ताल्लुक है, आवाम की खिदमत से क्या ताल्लुक है, इनको तो पता नहीं किस जिन मकासद के लिए मुसल्लत। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कारी उस्मान साहब, खतर कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं तब्दीली आ गई है, अब फैसला अवाम ने दे दिया है। अब फैसला अगर अवाम ने आपके हक में देना शुरू कर दिया है तो 23 मार्च को अभी भी आपका एहतजाज होगा?
लेकिन जी तो हमारा एहतजाज तो होता रहेगा, वो तो अपना वक्त भी होगा। बात एहतजाज की तो वो तो एक शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम है, वो होगा। इसका मकसद ये नहीं है कि हमने इस वक्त जो वोट मिला और लोगों ने तायद की तो हम अपने एहतजाज को छोड़ दें। एहतजाज के मकासद जो है उसमें बल्दियात का जिक्र नहीं था। हमने तो आम इंतखाबात का मुतालबा किया था। बल्दियात वाले इलेक्शन तो हमारे ऊपर मुसल्लत हो और हम उसके लिए तैयार मैदान में थे। जब हम तैयार थे तो अल्लाह ताला ने मदद की, अल्लाह ने कहा। इस मरहले पर उन तमाम जमातों से को भी कहूँगा कि जितनी जमातें जो पीटीआई के इस जबर और इस पीटीआई को जिस जबर के साथ लाया गया था, जिस तरह उन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, अब खैबर पख्तूनख्वा के इन 17 अजला में जो इंतखाबात हुए हैं, चाहे वो आज़ाद लोग मुंतखब हुए हैं या दीगर जमातों के हैं, इन सब को एक साथ मिलकर। कायद साहब, मैं चाहूंगी आप साथ रहिए जरा। आजाद उम्मीदवार आपके साथ कितने होंगे ये भी जरा मुझे आपसे जानना है। आप जरा मेरे साथ रहिएगा। लगारी साहब कहते हैं कि पेशावर के अवाम जो हैं वो एक ही दफ़ा जो है वो देखते हैं, चुनते हैं, फिर एतमाद करते हैं और उसके बाद अगर वो शख्स काम नहीं करता और उनके जो उसने वादे और दावे किए होते हैं तो फिर वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी 9 साल का अरसा बड़ा तवील अरसा था जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। ये इधर ये टर्निंग पॉइंट है, ये इसकी क्या वजह है? क्या महंगाई वजह है? बस एक 2-3 वजूहात हैं। एक तो बैड गवर्नेंस है, चूँकि इनको तजर्बा क्या, इन्होंने मैस किया। यानी ये अगर तजर्बा नहीं भी होता है लोगों का तो आते हैं लोग, हुकूमत करते हैं। हुकूमत करने का एक अंदाज़ होता है, इनको सिर्फ ख़राब करने का और चीज़ों को मैस करने का और बड़ी बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल कायम करने का जो मौका मिला और उन्होंने उसको पूरे तौर पर किया है। 10 साल कम नहीं होते हैं, 9 साल का अरसा इन्होंने गुजारा है इक़्तिदार के अंदर और इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि किंग्स पार्टी को कितनी देर तक चलाया जा सकता है। कन्वेंशनल लीग आई, कन्वेंशन लीग जो थी अयूब खान के सरबराही में बनाई गई थी और उसने 64 के इलेक्शन में कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जीता और साथ में वो बीडी मेम्बरान के ज़रिए और साथ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त से 2-4 किया। मसनूई, जाली, गैर हकीकी और ढगोसले की और रिग्ड की और मैनिपुलेटेड इलेक्शन की के ज़रिए जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हराया। लेकिन जब वो इलेक्शन हुए 70 के तो 2 मेम्बरान, एक ईस्ट पाकिस्तान से फजलुल कादिर चौधरी और वेस्ट पाकिस्तान से जमाल मियाँ कुरेजा, ये 2 उम्मीदवार जीते थे। किंग्स पार्टी के सफाया हो गया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जुनेजो लीग को लाया गया। ज़ियाउल हक की असम्बली में जुनेजो ने अपनी एक लीग बनाई, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद चट्ठा लीग बनी, ख़त्म हो गई। फिर काफ लीग बनाई गई, ख़त्म हो गई। ये इसको जो है खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल चलाया गया, लेकिन ये इन 3 सालों में 2 सालों में चलते ही अपनी हुकूमत आते ही ये जो PTI थी ये अपने अख्ताम के साथ साथ चल रही थी। यानी इसका कोई इसकी बेस नहीं थी, बस वो आ गई थी, लाई गई थी और उसी तरह से वो अब अपने आखिरी अंजाम की तरफ और ज़वाल की तरफ जा रही है। बात यह है कि अब होगा क्या? आप कह रहे हैं ज़वाल शुरू हो गया है PTI का? डेफिनेटली। क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा उनका बेस कैंप था। बेस कैंप में क्या हुआ है, मैं सिर्फ एक और बात करना चाहता हूँ जी लगाए कि ये जो कल या परसों ऐलान कर रहे थे महमूद खान, अब उसका क्या बनेगा? उनने कहा था कि सूबाई तरक्याती बजट का 40% एलोकेशन हम बल्दियाती इदारों के लिए करेंगे। तो क्या वो 40% बजट जो है सूबाई का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इन इदारों को मुंतकिल करेगा जहां पर PTI का कोई उम्मीदवार नहीं? यही सवाल मैं कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने पॉइंट उठाया वही पॉइंट मेरा था कि अब होगा क्या। और खुद ज़ाहिर JUI है, उधर क्या नतीजा रहता है, वो फिर किस तरह काम करते हैं, फिर फंड्स के मामला, ये एक रिफ्ट आएगी बीच में, उसको किस तरह ओवरकम किया जाएगा। अगर PTI ये समझती है कि वाकई में अवाम का ख्याल है तो वो अवाम का ख्याल कहीं यहाँ पर सियासत की नज़र तो नहीं हो जाएगा। जरा लास्ट पॉइंट में सबका लूँगी। आमिर हसन साहब, बस मुझे ये बता दीजिए कि अब आगे पंजाब के बल्दियाती होने वाले हैं, उसके लिए खुद पीपल्स पार्टी कितनी पुरुमीद है? वोट बैंक तो बड़ा है आपका, लेकिन अब क्या होगा आगे जाके? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक बढ़ना और वापस आना यही उम्मीद अफजा बात होती है पार्टी के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस, अपनी करतूतों
और जो इसे लाए थे उनकी शर्मिंदगी के बायस अब इसका खात्मा है। आपने KPK के अंदर देख लिया, अब आप पंजाब के अंदर भी देखेंगे। और इस हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात की तरफ ये इसलिए गई थी ताकि अगले जनरल इलेक्शंस के अंदर ये अपनी कोई नीचे टीमें बना ले और धांधली को कर सके और दोबारा से इक़्तिदार में आए। वो मंसूबा इसका फ्लॉप हो गया है। इसका मतलब है कि फेयर इलेक्शन हुए हैं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ये चलें अच्छी बात है कि सब तस्लीम करें। सर मेरे पास वक्त की कमी है, शॉर्ट पॉइंट मुझे सबका लेना है। बसरा साहब जरा बता दीजिए अब क्या होगा पंजाब में, क्या होगा? आपका ताल्लुक भी पंजाब से। समझिए, पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन हार जाएं तो पार्टी को ग्राफ डाउन हो गया, पार्टी खत्म हो गई, जीत जाएं तो हमें कुछ जिताता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये मेरी समझ से बाहर है। 2 दफा हुकूमतें बनाई KP में, और KP का कल्चर ये रहा है कि अगर एक दफा परफॉर्म नहीं करते सेकंड बार वो आपको मौका ही नहीं देते। मतलब आपने परफॉर्म नहीं किया, आपको इसलिए मौका नहीं दिया। सुनिए मैं और बात कह रहा हूँ, और मैं बात कह रहा हूँ कि हमने सेकंड टाइम आए इलेक्शन असेंबली का लड़ा तो पहले से ज्यादा क्लियर है। अब मैं समझ गया, मेरे को पता है कि महंगाई का इशू है। दूसरा इशू क्या है, हमारी पार्टी एक पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी 2 रीजन से। हमारा एक ग्रुप था जिन्होंने टिकट्स नहीं दिए थे, वो आजाद खड़े हो गए। सो ये कहना कि सर JUI फिर भी आगे है। सर देखें आजाद उसके बाद आपके बाद आजाद है। मेरी बात तो सुने। हाँ जी, मेरी बात तो सुने। जब ये हारते हैं तो धांधली हो जाती है, जब जीतते हैं तो बस इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर चले जाते हैं। हम जीतते हैं तो हमें कुछ जितवाता है। खैर अभी ये वाली बात अभी हो नहीं रही है। अभी तो ये बात हो रही है कि आपके अच्छे बड़े वोट बैंक से कैसे आप लोग हार गए। जी राना साहब, बस लास्ट पॉइंट है। राना साहब, थैंक यू, बस क्लोजिंग कर रहा हूं। राना साहब देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला है इनके बयानिए को अवाम ने रद्द किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मौलाना साहब को बिलो द बेल्ट बातें की, JUIF को इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और अवाम ने उनको इलेक्ट कर दिया। तो लोगों ने इनके बयानिए को रद्द किया है, इमरान खान की तकरीरों को रद्द किया है, उनके लेक्चरों को रद्द किया, और वो जान गए कि ये बहरूपिये और इनके वादे खोखलें। और ये फैसला अब आगे आने, ये मुझे तो लगता है ये पंजाब के भी इलेक्शन से भागेंगे। ये पूरी कुवत लगाएंगे कि किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए या ना हो, क्योंकि इनको नजर आ रहा है, शिकस्त नजर आ रही है अपनी हुक्मरान जमात को। ठीक है, पॉइंट। लेकिन खारी उस्मान साहब सर लास्ट पॉइंट, अब आप लोग अगर आ गए यहाँ पर अपने काम करके दिखाना है, फंड्स नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? इस चीज को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी जी, हेलो जी जी उस्मान साहब, सवाल उनको दोबारा जी, क्या फरमाया आपने जी? सर अब फंड्स का कमी का रोना तो नहीं होगा, फिर किस तरह काम करेंगे आगे जाके KP में? देखें जी, काम का तरीका हमें आता है। हमारा काम तो आप ये देखें कि हमने 2002 के से लेके और 2007-8 तक जो हमने काम का तरीका आता है। आप यहाँ पे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तालिबान की जबरी तौर पर इक़्तिदार संभालने के 4 माह बाद अफगानिस्तान एक बदतरीन मुआशी और इंसानी बहरान का शिकार है। दुनिया के बाइकआउट के बाद तालिबान सूरत हाल पर काबू पाने, हालात का सामना अकेले करने में नाकाम हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान को तनहा कर दिया है। अमरीका के दबाव और पाबंदियों के बायस जो इमदाद अफगानिस्तान को पहले दी जाती थी अब वो भी नहीं मिल रही। अफगानिस्तान की मईशत का 75% इन्हिसार इसी इमदाद पर है, और ये इमदाद बंद होने के बाद लोगों को तनख्वाहें मिलना बंद हो गई हैं। हालात के पेश नज़र तालिबान हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर आलमी बरादरी से मदद की खुसूसी अपील भी की। उनका ये कहना था कि वो जामे हुकूमत, ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक समेत तमाम इंसानी हुकूक के मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सिस्टम तबाह हो चुका है, बाहर से पैसा आना मुमकिन नहीं है, और अमेरिका की पाबंदियों के बाद दुनिया के बेशतर बैंकों ने अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक से बाइकआउट कर दिया है। अब इंसानी मदद के लिए अमेरिका ने UN और दीगर NGOs को जनरल लाइसेंस के तहत मखसूस सरगर्मियों की इजाज़त दी है। आलमी बैंक अमेरिका के दबाव के बायस मजबूर हैं, और UN के मुताबिक साल के इख्तिताम तक 3.2 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाएंगे, जबकि 1 मिलियन बच्चों के मरने का खतरा मौजूद है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है।
अफगानिस्तान की इस सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक की खुसूसी प्लेटफॉर्म OIC का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की इमदाद के लिए खुसूसी फंड और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को तश्कील दिया गया। तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अफगान अवाम की मदद के लिए एक लाजमी किरदार अदा किया जाएगा, मगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा किसी ने भी इमदाद का ऐलान नहीं किया और ना ही कोई वादा किया। OIC इजलास में पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की मदद के लिए 6 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जिसके तहत अफगानिस्तान इमदाद की रसाई के लिए बैंकिंग तरीक़ाकार तश्कील देना होगा, जो कि इस्लामी बैंक के मातहत होगा। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह अफगान अवाम को अफगानिस्तान हुकूमत से अलहदा करके देखें और उनकी मदद करें। अफगानिस्तान में जंग से ज़्यादा बड़ा खतरा इंसानी और मुआशी बहरान है, जिससे लाखों बच्चे और अफराद मर सकते हैं। अब आलमी बिरादरी को यह तय करना होगा कि तालिबान पर प्रेशर डालना अहम है या फिर इंसानी जानें बचाना। तालिबान ज़्यादा अहम है या फिर 3.2 मिलियन मासूम बच्चों की जिंदगियाँ। ख़वातीन और इंसानों के हकूक़ की जंग ठीक है, लेकिन अगर वही इंसान भूख से मर जाएं तो फिर क्या। और सबसे बड़ी बात कि अब 41 साल बाद जो कल पाकिस्तान ने सरबराही की और होस्ट किया इस OIC के इजलास, जिसमें 6 निकात रखे हैं, सवाल ये बनता है कि अब दुनिया इस तरह इसको आगे एक कदम बढ़ा तो रही है, लेकिन अब इसको मज़ीद आगे लेकर किस तरह चलना होगा। इसी में पहले लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, हमने OIC का बड़ा इजलास भी कर लिया, तमाम जो मुल्कों के सरबराहान थे, वज़राए ख़ारजा थे, उनको बुलाया, बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई, 6 नकात भी हमने रख दिए, तरीक़ेकार पे भी हमने बात कर ली, लेकिन जो अफगानिस्तान ने कदम बढ़ाना है वो अफगानिस्तान उस तरह बढ़ा नहीं रहा, तो कब तक हम अपनी गारंटी पे दुनिया से बात करते रहेंगे? बात यह है कि आप अगर ठेका लेते हैं किसी का तो फिर आपके अपने ज़िम्मे होता है ना कि आप ठेका ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अफ़गानिस्तान पिछले 40 साल से ख़ुद हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से हम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी को हमने भुगता अफ़गानिस्तान की वजह से, असला हमारे यहाँ है अफ़गानिस्तान की वजह से, मनशियात हमारे यहाँ है अफ़गानिस्तान की वजह से, हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी अफ़गानिस्तान की वजह से। अफ़गानिस्तान में ख़ुद क्या है, मतलब अब अफ़गानिस्तान ख़ुद कहाँ स्टैंड करता है। और हम उतने हमदर्द हैं कि जब आखिरी वज़राए ख़ारजा की तस्वीर बन रही होती है तो हम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को एक तरफ कर देते हैं, आप ना तशरीफ़ लाएँ, आपकी तस्वीर आप इस तस्वीर में शामिल नहीं होंगे। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किसको साथ लेना चाहते हैं, किसको साथ नहीं लेना चाहते हैं। बात यह है कि अफ़गानिस्तान को अपना मसला ख़ुद हल करने दें। अच्छा, उसके पड़ोस में तो ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, ईरान भी है और साथ में अज़रबैजान भी दूर नहीं है, काज़ाकिस्तान भी साथ है, सेंट्रल एशिया की मुस्लिम रियासतें सारी की सारी हैं। कोई और भी तो इस तरफ कदम बढ़ाए। अगर एक मुस्लिम ममालिक भी 10-10 करोड़ डॉलर करके दे इनको, तो इतने मुस्लिम जितने आए हुए थे वज़राए ख़ारजा इतने ही करोड़ डॉलर दे देते तो कम अज़ कम इस बहरान से तो निकल जाते। वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे सिर्फ रोना पीटना हो रहा है। अफ़गानिस्तान की तरफ जाना है, उसकी तरफ कुछ करना है तो लोग अमली इमदाद करें जो नहीं हो रही है, और ख़ुद तालिबान अपने बारे में तय करें कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें इक़्तिदार मिल चुका है, उन्हें अफ़गानिस्तान की हुकूमत उनके हाथ में आ गई है। उनने काबुल फतह कर लिया, कंधार फतह कर लिया, हेरात और मज़ार शरीफ कब्ज़ा कर लिया, आपने पंचेर में भी पहुँच गए, हर जगह पहुँच गए। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप दुनिया के साथ क्या रवैया अख्तियार करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, खवातीन को इज्जत दी जाए, खवातीन को एजुकेशन के मौके दिए जाए, वहाँ जमहूरियत बहाल की जाए, वहाँ वोट को हुर्मत दी जाए, अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो सुभान अल्लाह। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये दुनिया चलेगी इसी तरह से, जमहूरियत के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ। अगर इंसानी हकूक़ की गारंटी नहीं होगी और अगर आपके यहाँ पाकिस्तान में जराइम करने वाले दहशतगर्द बैठे होंगे और उनको कुछ भी पूछने का नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में हमें भी कितना अरसा हम लोग जो है अकेले बात कर सकते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल, हमने कितना नुकसान उठाया है अफगानिस्तान में हुई जंग से, उसके बाद की सूरत हाल से, और अब भी हम ये समझते हैं कि वहाँ पर दाइश जिस तरह परवान चढ़ रही है वो हमारा भी एक मुतालबा है अफगानिस्तान से, इसको अफगानिस्तान किस तरह टेकअप कर रहा है। इस तमाम तरह सूरत हाल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हारिस नवाज साहब ने, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हारिस साहब। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, हम बात करते हैं भूख की, अफलास की, अच्छी बात है, हमें करनी भी चाहिए, दुनिया के सामने अफगानिस्तान का मसला उठाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क ने क्या नुकसान उठाया इस तमाम तर सूरत हाल को लेते हुए। और अकेले हम अगर अफगानिस्तान की बात करते रहेंगे लेकिन अफगान तालिबान हमारी ही बात को टेकअप नहीं करेंगे, दुनिया के जो मुतालबात हैं उनको नहीं मानेंगे, तो हम अकेले कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे हारिस साहब?
यह बात यह है कि बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और देयर वर सडन रीजंस फॉर इट। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन जो है इससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और ज़्यादा अफेक्टेड होगा अगर वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा भूख और अफलास हो गई, वहाँ पर केओस हो गया, कन्फ्यूजन हो गई, टेररिज्म बढ़ गया, तो उसके फॉलोअर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है और दुनिया को जो हमने ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वो इसी बुलवाई है, इससे बुलाइए कि उनको बताया जाए कि इसके नुकसान क्या हैं और फ़वाइद क्या हैं। साथ ही साथ अफगान हुकूमत को पाकिस्तान यही कह रहा है कि आप इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं जो लेजिटिमेसी हो, ताकि आपको फिर दुनिया एक्सेप्ट कर सके। सबसे बड़ी इस वक्त रुकावटें जो हैं, जो नज़ीर साहब सही बात कर रहे थे, लगारी साहब, कि ये इस वक्त जो पैसा नहीं मिल रहा, वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लगी हुई हैं, बैंकिंग, उनको कोई मुल्क पैसा नहीं दे सकता। इसलिए इस्लामिक सबरा कॉन्फ्रेंस ने ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया है, एक ट्रस्ट फंड किया है और जो पैसा भी खर्च होगा वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस्लामिक वाले देंगे ताकि वो लेजिटिमेट हो और वो ये ना समझे कि किसी टेररिज्म के लिए जा रहा है, बल्कि वो उनकी वेलफेयर के लिए ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ये ज़रूर दे, जो पॉइंट हम रेज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो सूरत हाल हम बात कर रहे थे अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की और कल होने वाले OIC इजलास की, लेकिन जो पॉइंट रेस किया लगारी साहब आपने, मैं चाहूँगी इसको हम सम अप कर लेते हैं कि अब हम अफ़गानिस्तान में जो भी भूख अफलास बढ़ेगी, ज़ाहिर ख़ित्ता मुतासर होगा, सबसे पहले हम मुतासर होंगे। जो अभी हारिस साहब ने बात की, हमें इस चीज़ को देखना ही है। ज़ाहिर हमें अपनी जो तमाम तरह जो अफ़गान मुहाजिरीन अभी भी मौजूद हैं, फिर एक रोज़ पहले फवाद चौधरी का बयान कि उन्होंने कहा कि जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ हैं वो यहाँ से चले जाएँ, मैं उनको कहता हूँ। तो ये सिचुएशन भी तो हम देख रहे हैं ना, और झेल भी रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, हारिस नवाज़ साहब मौजूद हैं, एक बड़े दिफाई तजियाकार भी हैं और सूरत हाल पर नज़र भी रखते हैं। मैं अपने ख़दशे का इज़हार करता हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो। कि जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने कहा कि यहाँ मेला लगाओ, हमने लगा लिया, अब हुआ कुछ नहीं, इससे होगा भी कुछ नहीं। अब क्या होगा, नई फरमाइश आएगी कि देखो भाई मुसलमान मुल्कों ने कुछ नहीं किया है, अब अपने गेट खोलो, वाघा बॉर्डर को खोल दो और यहाँ से इंडियन ट्रक जाएंगे मदद करने के लिए और अफ़गानिस्तान में मदद पहुँचाएँगे और फिर उसके बाद इंडिया जो है वो हमसे हमारे शाहराहों को ट्रेड रूट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। पहले इंसानी इमदाद के नाम पर जाएगा, फिर ट्रेड रूट के तौर पर जाएगा, फिर सेंट्रल एशिया में दाखिल हो जाएगा। ये मेरे खदशात हैं। ठीक है, आपके खदशात हैं लगाई साहब, अल्लाह करे खदशे ही रहें और इनको जाहिर सी बात है आगे भी बढ़ाइए। आपने सीरियस बात कर दी है, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपका भी, हारिस नवाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो गैस बहरान पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पूरे मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और CNG स्टेशन को गैस इसलिए बंद की गई कि घरेलू सार्फिन को गैस मिल सके, लेकिन घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़े हैं और सनतकार भी कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल इससे पहले नहीं आई। तो क्या वाकई ऐसा ही है कि इससे पहले हमने माजी में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि ना ही इंडस्ट्रीज़ को मिल रही हो, ना ही CNG स्टेशन को मिल रही हो, ना ही घरेलू सार्फिन के लिए गैस हो, और हुकूमत इस बात का इशारा दे रही हो कि अगले साल से गैस नहीं मिलेगी। आप लोगों की आदतें ख़राब हो चुकी हैं, आपको सस्ती गैस की और पाइप्स में गैस की आदत हो चुकी है। पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। और आज कुछ ऐसा ही जिक्र शौकत तरीन साहब ने भी किया। उन्होंने कहा गैस तो जी है ही नहीं, तो गैस मिलेगी कहाँ से। इसी बात नासिर वजाज साहब में ज्वाइन करें, सनतकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब। जो आज सूरत हाल है इंडस्ट्रीज़ के लिए ख़ास तौर पर, क्या माजी में हमने ऐसी सूरत हाल देखी कभी? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल भी नहीं देखी। अभी आपके इस प्रोग्राम से पहले हमारी कुछ इंडस्ट्रियल्स हम आपस में बात कर रहे थे, तो इसी तरह सर पकड़ के बैठे हुए थे कि किस तरह इस बहरान से निकलेंगे। ब्लेम गेम अपनी जगह पे, कोई पीछे प्लान नहीं है। अगर हुकूमत बोल रही है कि गैस अवेलेबल नहीं होगी नेक्स्ट ईयर, कौन सी एनर्जी, किस तरह इंडस्ट्री चलेगी? आप एक्सपोर्ट बेस्ड उसको मुल्क को बनाना चाह रहे हैं, आपके इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो हैं वो जो है उनमें डिलेज आना शुरू हो गया। लेकिन वजाज साहब एक चीज करेक्ट कर लें हम यहाँ पर कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो गैस मिल रही है ना, सिर्फ नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को।
देखें बात सुने, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। अच्छा, मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ कि प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर नहीं है। आपकी जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन की वो अपने जो है मार्क को टच नहीं कर रही है, तो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि जिनको हो रही है स्पेसिफिक, कुछ चंद लोग हैं जिनको प्रेशर भी मिलता है, हर इंडस्ट्री एसएमईज को थोड़ी मिल रहा है। कुछ बड़ी जो सतह की इंडस्ट्रीज हैं उनको बिल्कुल मिलता होगा, बिल्कुल वो चीजें कर भी रहते हैं, उनके प्लांट भी बड़े मिलेंगे, लेकिन एसएमईज जिसपे सबका 80% आपका यानी आप इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस करती है, वो तो बिल्कुल परेशान बैठे हैं। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परेशान बैठे हुए हैं। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कह रही गैस तो है ही नहीं, क्योंकि हमने जो गैस के ज़खायर थे वो ख़त्म हो चुके हैं, नई कोई प्रोडक्शन हुई नहीं है, सारा इन्हिसार हमारा इंपोर्ट पर है। आगे फिर आप इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहे हैं कि अब अगर इंडस्ट्रीज़ के पास गैस नहीं है, गैस मुल्क में ही नहीं है, तो फिर दीगर ऑप्शन क्या होंगे? अगले साल गैस बिल्कुल ही नहीं होगी तो देखिए ये क्राइसिस आज का क्राइसिस तो है नहीं। गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए, उनको ये तो पता है दे कैन फोरसी कौन से रिसोर्सेज हैं। ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन ओवर द नाइट तो क्राइसिस नहीं पैदा हुआ ना। अगर मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ, आई कैन सी कि क्या चीजें आ रही है, तो मुझे उसी किस्म के मेजर्स लेने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी दुनिया में मुल्क हैं जिनके पास जो है वो गैस नहीं होती, ऑल्टरनेट एनर्जीज होती हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इनको बात करनी पड़ेगी, सब इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाएं, उनसे भी सोल्यूशंस दें, खुद भी सोल्यूशंस दें। Cry over something is not going to work anymore। अब हम रो नहीं सकते किसी भी चीज पे, अब हम तो तूफान में फंस गए, हमें किनारे पे जाना है, अब किस तरह पहुंचेंगे ये तो। अच्छा, ये कौन से इक़दाम थे हुकूमत ने जो नहीं लिए बर वक्त, खासतौर पे जिनकी बार बार बात की जा रही है कि LNG के कार्गो जो कि 14 आने थे 10 आए, महंगी खरीदी, सस्ती खरीद सकते थे, देर से मुआहदे किए, या फिर और बहुत से आपके ख्याल में दीगर और बहुत इक़दाम थे जो हुकूमत को बर वक्त लेने थे, वो नहीं लिए गए, वो क्या हैं? ये देखें, फिर वही हम फिर ब्लेम गेम पे आ जाएंगे। वाकई देखें, जिस वक्त खरीदने का वक्त था पूरी दुनिया बोल रही थी, खरीद भी रही थी, परचेज भी कर रही थी, आपको खुद कंपनीज ऑफर कर रही थी इस वक्त। यू वर इन द पोजीशन टू गेट द बेस्ट रेट, और आपका जितना कोटा रिक्वायर्ड था, जो कमी बेशी थी, आप पूरी कर सकते हैं। आपने वो वक्त गुजरने के बाद अप्रोच किया कंपनीज को। जाहिर सी बात है, दुनिया में इन्फ्लेशन चल रही है, चीजें आपका अपना जो आपकी चेन, सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग चेन ब्रेक हो रही है, तो सबको अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है। अब जो पहले चीजें कर लेगा तो जाहिर सी बात है फायदे में रहेगा। अब आप बोले कि मुझे काम करना था मार्च में, अब मैं जाकर दिसंबर में करूंगा, तो उसका इफेक्ट तो आएगा ना। कंपनी तो अपनी चीजों को बेचेगी, रोकेगी थोड़ी किसी के। अच्छा, कितना नुकसान हो चुका है अब तक आप लोगों का? ये मैं आपको इसका देखिए बिल्कुल भी अभी हम मोटा अगर आप बता दें, मोटा बिल्कुल आप समझ लें कि इस वक्त जो कैपेसिटी हमारी 100% पे थी वो 50% पे आ गई। अब इसका खुद तखमीया लगा लें आप, जब आप प्रोडक्शन 100% पे चल रही होती है तो आपकी इसी तरह ऑर्डर्स भी पूरे हो जाते हैं, आपकी सारी चीजें चल रही होती हैं। अब वो हाफ पे आ गई है, जाहिर सी बात है एक्सपेंस तो वहीं खड़े हैं आपके, वो पूरा आपके ऊपर जो है वो बोझ पड़ रहा है, और कोई पॉलिसी सामने वाज़ेह नजर नहीं आ रही। तो जी नासिर साहब ये कह रहे हैं कि कोई हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है, और जो मुआहदे पहले करने चाहिए थे उसने किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद नासिर बजाज साहब, सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मैंने आज ज़रूरत इस बात की समझी कि आज हम सनतकारों से बात करें, क्योंकि अगर सनतकार ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस प्रेशर नहीं मिल रहा, तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। 100% प्रोडक्शन थी, 50% पे आ गई है। घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस नहीं है, CNG स्टेशन के लिए भी गैस नहीं है, तो पूरे मुल्क में गैस नहीं है। और आगे जो अगले साल आने वाली सिचुएशन है वो इससे ख़राब होगी, तो फिर होगा क्या? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम पीछे दौर में जा रहे हैं, पत्थरों के दौर में जा रहे हैं, लकड़ियों के दौर में जा रहे हैं? तो ये भी सोचना होगा हमें खुद भी और हुकूमत को भी। इसी पॉइंट के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।